हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और ये भारत में पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया है। और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। जो भारत में जो पंचायत राज व्यवस्था है, ये भारत में पंचायत राज शब्द का अर्थ है स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। तो ये भी ध्यान रखना। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। तो जो भारत के संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, इसके माध्यम से जो पंचायत राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान के तहत 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत राज्य की द्विस्तरीय प्रणाली के विकल्प का उपबंध किया गया है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। भारत में वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पर आधारित है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत राज्य की द्विस्तरीय प्रणाली के विकल्प का भी उपबंध किया गया है। तो इस वजह से पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो ग्रामीण विकास का जो दायित्व है ये आपकी विधानसभा को सौंपा गया है और ये भी 1992 में ही सौंपा गया था। तो इस वजह से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंचलिक परिषदों के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि ये जो आंचलिक परिषद है ये संवैधानिक निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो आंचलिक परिषद है इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो आंचलिक परिषदें होती है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक आंचलिक परिषद का अध्यक्ष होता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों अगर कथन ठीक है तो सी आपका सही आंसर है। और जो इसका जो अध्यक्ष तो गृह मंत्री होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और ये चक्र पद्धति पर ये प्रक्रिया चलती जाती है। और जो उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना। और जो आंचलिक परिषद है ये केवल एक परिचर्चात्मक और सलाहकारी निकाय है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखना और राज्यों के मध्य आपसी सहभागिता और आपसी समन्वय को बढ़ावा देना इस आंचलिक परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सदन के नेता के पद के उपबंध के संबंध में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसे किसके तहत किया गया है। तो कह रहा है कि सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। तो जो सदन के जो नेता होते हैं ये प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत इस पद का उपबंध किया गया है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो सदन के जो नेता होते हैं ये दोनों सदनों में होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो जो लोकसभा में सदन का नेता होता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। और राज्यसभा में जो सदन का नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। और जो सदन का जो नेता होता है उसको सदन के उपनेता को मनोनीत करने का भी अधिकार होता है। और ऐसा नहीं है कि सदन के नेता का जो पद है ये भारत में ही है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूएसए है, यहाँ पे भी ये सदन के नेता का पद होता है। क्योंकि वहाँ पे जो बहुमत दल का नेता होता है उसको जो उसको मेजोरिटी लीडर के नाम से वहाँ जाना जाता है, किसमें, यूएसए में। तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर आपका बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह समिति संबंधित मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करती है। यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस में सहायता करती है। समिति के सदस्य दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी अध्यक्षों द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। और आपको बताना जो उपयुक्त परिच्छेद है 21 समिति का इसमें वर्णन किया गया है। तो जो विभागों से संबंधित जो स्थायी समितियां है उसके संबंध में ये परिच्छेद लिखा गया है, जो मांगों पर विचार करती है और कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है और बजट पर बहस करती है और उसकी में बजट पर जो बहस होती है उसमें सहायता करती है। और इसमें जो विभागों को जो संबंधित स्थायी समिति होती है इसके जो अध्यक्ष और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। तो इसका हिसाब से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संघ राज्य वित्तीय संबंधों के संबंध में पूछा गया और आपके सामने 2 कथन है और आपको बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं। यह कह रहा है राज्य के स्वामित्व वाले निगमों तथा कंपनियों की संपत्ति या आय पर संघ द्वारा कर आरोपित नहीं किया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राज्य के जो स्वामित्व वाले निगमों तथा कंपनियों की संपत्ति पर आय पर संघ द्वारा कर आरोपित किया जा सकता है और ये कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है राज्य के भीतर संघ की संपूर्ण संपत्ति राज्य कराधान के अधीन होती है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि राज्य के भीतर जो संघ की जो संपूर्ण संपत्ति होती है ये राज्य के कराधान के अधीन नहीं होती है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा दोनों कथन गलत है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो संघ की संपत्ति का जो किसी राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण जैसे नगर पालिका होगी, जिला बोर्ड हो गया, पंचायत या अन्य द्वारा अधिरोपित सभी करों से छूट प्रदान की गई है और संसद को इस प्रतिबंध को समाप्त करने का भी अधिकार है, किसको, संसद को। तो ये भी ध्यान रखता, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो विधान परिषद है के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है ये विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं। ये कह रहा है कि वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7 राज्यों में नहीं हुआ बल्कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये भी ध्यान रखना। और जो जिसमें सबसे अधिक सीटें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वो 100 सीटें हैं। और जो इसके बाद जो नंबर आता है वो आपके महाराष्ट्र के आता है, वहाँ 78 सीटें हैं और कर्नाटक में 75, जबकि जो सबसे कम विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो आपके तेलंगाना में, जहाँ पे मात्र 40 सीटें हैं। तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा कथन कह रहा है विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, बल्कि जो 1/3 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं बल्कि जो विधानसभा द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो 1/3 सदस्य होते हैं राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि विधानसभा द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। तो इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। तो ए आपका सही आंसर है। और जो विधान परिषद है यह एक स्थायी सदन है और ठीक जिस तरह से सेंटर में राज्यसभा होती है ठीक उसी तरह से स्टेट में, जिस तरह सेंटर में राज्यसभा होती है इसी तरह की स्टेट में आपके विधान परिषद होती है। ये भी ध्यान रखना है ना। और जो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या तो उसमें 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य आपके नगर पालिका, जिला बोर्ड और निर्वाचन मंडल जिला बोर्ड द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और जो शेष सदस्य होते हैं वो आपके राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और विधानसभा में 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना। जो विधान परिषद के जो सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए। और आपको ये बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इसको संसद के साधारण बहुमत द्वारा या संसद के विशेष बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत या आधे राज्यों की सहमति द्वारा या भारत में निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा। तो जो मतदान की आयु जो सीमा जो कमी है इसमें अगर वृद्धि करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो केवल लोकसभा और केवल लोकसभा में या राज्यसभा के लिए वो मतदान करते हैं। जो विधानसभा के जो चुनाव होता है उसके लिए वही मतदाता होते हैं और जो लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उसके लिए भी वही मतदाता होते हैं और जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें वही मतदाता होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके राज्यों का भी रोल है। तो इस हिसाब से आपका विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा ये इसको पारित किया जाना चाहिए, है ना। तो सी आपका सही आंसर होना चाहिए।
और जो संविधान का जो अनुच्छेद 226 है इसके तहत संशोधन में किया जा सकता है। उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मतदान की जो आयु होती है वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा और जो कि इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर और जनजातीय समूह में से एक है। इन्हें खैर की लकड़ी से खत्ता का गाढ़ा अर्क बनाने अपने प्राचीन व्यवसाय के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस जनजाति के लोग औषधि कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गौण वन उपज गिलोय के विपणन में एक सफल उद्यम की स्थापना में संबंध होने के कारण चर्चा में रहे। और आपको ये बताना जो उपयुक्त गद्यांश दिया गया है वो किस जनजाति का वर्णन किया गया है। तो जो कातकारी जनजाति है महाराष्ट्र गुजरात में उसके बारे में ये जिक्र किया गया है। तो आपका डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण द्विसदनीय विधायिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं, यह कह रहा है यह समाज के विभिन्न वर्गों के को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो यह पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो द्विसदनीय विधायिका है ये समाज के लिए विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्रदान करने का अवसर देता है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं, यह देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो देश का जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र है उसके प्रतिनिधित्व को ये का भी ये अवसर देती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है यह एक पुनरावलोकन निकाय के रूप में कार्य करती है और शक्ति के संभावित दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पुनरावलोकन निकाय के रूप में काम करता है और शक्ति के संभावित दुरुपयोगों को भी ये रोकने का काम करती है। तो इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो पहला दूसरा तीनों कथन सही है। तो डी आपका सही आंसर है। और जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये संविधान के भाग 9 के तहत पूछा गया है। और आपको ये बताना है संविधान के जो भाग 9 के तहत निम्नलिखित में कौन सा स्वैच्छिक उपबंध शामिल है। तो आपके सामने 3 कथन दिए और आपको ये बताना कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों को सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। जो ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर जो पंचायतों का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि जो मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर का जो पंचायतों का जो पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। ये कह रहा है कि पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध करता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का भी आरक्षण का भी ये जो संविधान का जो भाग 9 है ये उपबंध करता है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो सी आपका सही आंसर होना चाहिए। और जो मतदान के जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं जो चुनाव लड़ने की जो उनकी एज होती है वो 21 वर्ष होती है। अगर कोई 21 वर्ष से कम है तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसको का चुनाव वो नहीं लड़ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।